दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान और उसकी विशेषताएं। तो भारतीय संविधान और उसकी विशेषताओं को पढ़ने से पहले हमारे एक शब्द आया है संविधान। तो संविधान आखिर होता क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए। संविधान देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों का संग्रह संविधान कहलाता है। यानी देश की शासन व्यवस्था किस तरीके से चलाई जाएगी, क्या उसमें उपबंध किए जाएंगे, क्या उसमें नियम फॉलो किए जाएंगे, ये सभी जो नियम और कानून है उनका संग्रह जो होता है वो कहलाता है संविधान। वो देश का आईन होता है। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं संविधान की विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले हमारी विशेषता आती है निर्मित और लिखित संविधान। तो हमारे देश भारत का संविधान जो है इसको निर्मित किया गया है संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, इसलिए ये एक निर्मित संविधान है, संविधान सभा द्वारा निर्मित। और ये लिखित संविधान है, संविधान सभा द्वारा इसको लिखा गया है। ब्रिटेन का संविधान है वह अलिखित संविधान है और भारत का संविधान लिखित संविधान का उदाहरण है। दूसरी विशेषता हमारा आती है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो भारतीय संविधान जो है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान में 355 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 3 परिशिष्ट शामिल किए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना। भारत संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से भारत संविधान की प्रस्तावना आती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना वही उद्देशिका प्रस्तावना है जिसको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था और संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविधान का आईना भी कहा जाता है। तो ये भी इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला हमारा आता है विभिन्न संविधानों का समावेश। भारतीय संविधान के अंदर विश्व के विभिन्न संविधानों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर जैसे संसदात्मक शासन व्यवस्था है, एक हरी नागरिकता है, इसको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अपने आता है मौलिक अधिकार है या स्वतंत्र न्यायपालिका है, यह हमारे अमेरिका के संविधान से ली गई है। संघात्मक शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के बीमा अधिनियम से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व जो है हमारे वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। समवर्ती सूची जो है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। उसके अलावा संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। इस तरीके से भारतीय संविधान में विश्व के कई संविधानों का समावेश किया गया है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता हमारी आती है कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान। कठोर और लचीलेपन से तात्पर्य ये है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो कहीं पर तो संविधान में साधारण बहुमत से फैसले किए जाते हैं, साधारण बहुमत से विधेयक को पास किया जाता है, यानी आधा 50% से। तो ये यहाँ पर लचीला संविधान कहलाता है। और कठोर संविधान से तात्पर्य ये है कि कई संविधान के ऐसे निर्णय होते हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो महत्वपूर्ण विधेयकों का फैसला 2/3 बहुमत से किया जाता है। तो इस तरीके से 2/3 बहुमत से वो फैसले लिए जाते हैं, उसकी वजह से ये कठोर संविधान कहलाता है। अगला हमारा आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। भारत संविधान में कहा गया है कि भारत क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यानी भारत पर ना तो किसी का बाहरी दबाव है ना किसी का आंतरिक दबाव है। भारत का एक स्वतंत्र देश है और यहाँ का संविधान जो है स्वतंत्र संविधान है। अगली विशेषता हमारा आती है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत क्या एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य उसे कहा जाता है जहां का संवैधानिक प्रमुख जो कि हमारा राष्ट्रपति है उसको जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए, तो वो कहलाता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। जैसे ब्रिटेन में है, वहां पर क्या है कि वहां के राष्ट्रपति को यानी वहां के सम्राट को चुना नहीं जाता है, वो क्या है स्थायी है, तो वो गणराज्य नहीं कहलाता है। और भारत में राष्ट्रपति का जो पद है उसके चुनाव होते हैं एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली द्वारा। तो भारत का संविधान है और भारत जो है वह गणराज्य कहलाता है। अगला हमारा आता है संसदात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय संविधान के अंदर कहा गया है कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया जाएगा। यानी भारत में क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में संसदात्मक शासन व्यवस्था। और संसदात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं?
संसदात्मक शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां पर देश का वास्तविक मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो कि जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर वास्तविक मुखिया कौन है, प्रधानमंत्री है, और नाम मात्रा मुखिया कौन है, राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। और अमेरिका में इसका उलट है। अमेरिका के अंदर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। वहां पर वास्तविक प्रमुख भी राष्ट्रपति है और संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति है। अगली व्यवस्था जो हमारी आती है वो आती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो भारतीय संविधान के अंदर सभी व्यक्तियों को जो कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, जिनका नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित है, वे सभी लोग, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गोरा हो, काला हो, लंबा हो, छोटा हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी जाति को मानने वाला हो, सभी व्यक्तियों को वयस्क मताधिकार दिया गया है। सभी को अपने मतदान करने का अधिकार दिया गया है। तो ये हमारा वयस्क मताधिकार है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। पहले वयस्क 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को माना गया था जब संविधान बना था, लेकिन 1989 में 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसकी आयु कम करके 18 वर्ष कर दी गई, और प्रेजेंट टाइम में हम 18 वर्ष से ऊपर होने के बाद वयस्क कहलाते हैं, और वयस्क नागरिक होने के नाते हम अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित करवा के मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। अगली विशेषता हमारा आती है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारतीय संविधान में कहा गया है कि यहाँ की न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है, जिस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका को अपनाया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का तात्पर्य होता है कि न्यायपालिका क्या है, यहाँ की सर्वोच्च है। न्यायपालिका क्या है, सर्वोच्च है, और भारत में विधि का शासन है। यानी न्यायपालिका किसी दबाव में अगर काम नहीं करेगी, वो स्वतंत्र रूप से अपने फैसले करेगी। अगला हमारा आता है भारत संविधान की विशेषताओं में मौलिक अधिकार और कर्तव्य। इसमें हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 11 हमारे कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से भारत संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्यों की जो व्यवस्था की गई है, तो ये भी भारत संविधान की विशेषता है कि हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और 11 कर्तव्य हमारे निर्धारित किए गए हैं। अगली विशेषता हमारी आती है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है, इनका उल्लेख भारत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के तहत भारतीय संविधान के अंदर भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने की कल्पना की गई है। यानी भारत क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य है जो जनता की भलाई के लिए कार्य करेगा। तो इस तरीके से नीति निर्देशक तत्व जो है, ये सरकार के एक तरह के कर्तव्य हैं, जो कि सरकार क्या करेगी, निभाएगी, और अपना कर्तव्य निभाते हुए एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। अगली हमारी विशेषता आती है वो है पंथ निरपेक्षता। तो भारत संविधान जो है, इसमें लिखा गया है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। प्रस्तावना के अंदर भी आया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना में भी आया है, और संविधान में पंथ निरपेक्षता के बारे में कहा गया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक क्या है, स्वतंत्र है अपने धर्म को मानने के लिए, अपने पंथ को मानने के लिए, और अपनी उपासना को करने के लिए। चाहे वो किसी भी तरीके से अपनी उपासना करे, किसी भी धर्म को फॉलो करे, किसी भी धर्म को माने, वो इसके लिए स्वतंत्र है। और मौलिक अधिकारों के तहत भी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना यहाँ की गई है। अगली विशेषता हमारी आती है एकल नागरिकता। तो भारत संविधान की विशेषता है एकल नागरिकता। इसमें कहा गया है संविधान में कि प्रत्येक जो व्यक्ति है उसको केवल देश की एक नागरिकता मिलेगी। क्या मिलेगी? देश की एक नागरिकता। तो हमारे देश के अंदर एक नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था होते हुए भी हमारे यहाँ राज्य की कोई नागरिकता नहीं है। हमारे यहाँ केवल और केवल देश की एक नागरिकता है। अगला हमारा आता है त्रिस्तरीय सरकार। भारत संविधान में सरकार के 3 स्तर बताए गए हैं। कितने स्तर बताए गए हैं? 3 स्तर। सरकार 3 स्तरों पर होगी। पहला स्तर जो आता है हमारा ऊपर, वो आता है केंद्र सरकार। उसके नीचे जो आता है हमारा, वो आता है राज्य सरकार। और तीसरा आता है स्थानीय सरकार, यानी स्थानीय निकाय और ग्रामीण स्वशासन। अगला हमारा आता है संघात्मक व एकात्मक शासन व्यवस्था में समन्वय। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय किया गया है। भारत के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है, यानी यहाँ पर एक से अधिक स्तरों पर सरकार है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था भी कि हमारे यहाँ देश में 3 स्तरों पर सरकार बनाई गई है, केंद्र, राज्य, फिर स्थानीय।
तो इस तरीके से भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की, संघात्मक तत्वों की स्थापना की गई है। जैसे कि भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है, शक्ति विभाजन की सूचियां बनाई गई है। संविधान की 7वीं सूची शक्ति विभाजन संबंधित है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ग सूची बनाई गई है। तो इस तरीके से भारत संविधान में संघात्मक तत्वों का समावेश किया गया है। और एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था के अंदर आता है कि भारत में एक हरी नागरिकता दी गई है और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो ये संघात्मक और एकात्मक का इसमें समन्वय किया गया है। अगला हमारा आता है शक्ति पृथक्करण व समन्वयन। भारतीय संविधान के तहत कहा गया है कि सरकार के 3 अंग हैं, एक है कार्यपालिका, दूसरी है व्यवस्थापिका और तीसरी न्यायपालिका। तो इन तीनों में शक्ति का पृथक्करण किया गया है। वो कैसे किया गया है? कार्यपालिका कार्य है शासन का संचालन करना, और जो हमारी विधायिका है, संसद है, उसका कार्य है कानूनों का निर्माण करना, और तीसरी हमारी न्यायपालिका है, इसका कार्य है न्याय की स्थापना करना, न्याय करना। उस तरीके से भारत संविधान में सरकार के 3 अंग दिए गए हैं। इन तीनों अंगों को 3 तरह के अलग अलग कार्य बांटे गए हैं, लेकिन फिर इनमें समन्वय भी किया गया है ताकि कोई निरंकुश ना हो। कार्यपालिका जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर उसको हटाया जा सकता है। इसी तरीके से जो कार्यपालिका है वो भी अपना नियंत्रण स्थापित करती है किस पर? संसद पर। क्योंकि कार्यपालिका के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो मंत्री और प्रधानमंत्री संसद के ही सदस्य होते हैं और वो क्या करते हैं? संसद पर अपनी पकड़ रखते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण और समन्वयन को अपनाया गया है। अगला हमारा आता है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान की विशेषताओं में से हमारा एक और आपातकालीन उपबंध भी है, जिसमें आती है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां। जब किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर आक्रमण हो जाए, संवैधानिक तंत्र यहाँ पर फेल हो जाए या वित्तीय आपात हमारे यहाँ आ जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, इसकी व्यवस्था हमारे आपातकालीन उपबंधों में की गई है, जो कि जर्मनी के बीमा अधिनियम से लिया गया है। अगली हमारा आती है न्यायिक पुनरावलोकन। हमारे भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था की गई है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि अगर हमारी जो संसद है वो क्या करे? संसद संविधान के खिलाफ कोई कानून बना दे, यानी ऐसे कानून का निर्माण कर दे, ऐसा विधेयक को ले आए जो कि संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हो, संविधान को क्षति पहुंचाता हो। तो ऐसे विधेयकों को रोकने के लिए, ऐसे विधेयकों को हटाने के लिए संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को संविधान का अतिक्रमण करने के कारण निरस्त कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये थी हमारे भारत संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हमने आज पढ़ी है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ।